नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। अनब्रेकिंग के इस पाक्षिक कार्यक्रम श्रवण जी की गहरी नज़र में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई एक नई परिभाषा की। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स और जियो ट्रेड के बाउंडर के बीच देश को नेविगेट कराने का जो यह रास्ता बनाने की चुनौती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का रास्ता, एक तरह से वो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो परिभाषा दी है वो उसको समझने की जरूरत है। और इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, चिंतक, विश्लेषक श्रवण गर्ग जी। श्रवण जी, आपका स्वागत है। और मैं फिर ये बात कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ, श्रवण जी हमारे बॉस रहे हैं, मैंने उनके अंडर में काम किया है, तो इसलिए मुझे और इस कार्यक्रम को करने में आनंद आता है। श्रवण जी, पिछले दिनों जो मोदी जी ने जो बात कही, दरअसल स्वदेशी की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब दरअसल अभी तक जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जो समझ देश की एक विकसित हुई थी, वो समझ कुछ अलग थी। वो समझ गांधी और नेहरू और जो बाद की और भी सरकारें रहीं, उनकी समझ से संचालित होती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी, जो मैं समझ पा रहा हूं, उस समझ को पूरी तरह से उलट देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सिंपल व्याख्या में मुझे तो देश जो है लेबर का कारखाना बनता हुआ नजर आता है। ऐसी कोई योजना उनकी है कि एक एक जहां पर लोग मेहनत करते हो ऐसा कारखाना बना दिया जाए, यानी कैपिटल कोलोनिज्म की तरफ देश को ले जाने की तैयारी है। आपसे दरअसल ये समझने की जरूरत, और हमें लगता है कि लोगों को इसे समझने की जरूरत है कि ये चीजें हैं क्या। ये उतनी सिंपल हैं जितनी सिंपल तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी व्याख्या बहुत सिंपल है। देखिए, आपने अपनी बातचीत में गांधी जी का नाम लिया और गांधी जी अगर आज होते और मोदी जी के मुंह से स्वदेशी की बात सुनते, उनके जो एकादश व्रत हैं, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, स्वदेशी स्पर्श भावना, ये उनके जो एकादश व्रत हैं, गांधी जी को अगर वो होते और मोदी जी के मुंह से स्वदेशी की परिभाषा सुन लेते तो उनके प्राण वैसे ही निकल जाते। उसमें किसी नाथूराम गोडसे की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो वैचारिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जो कर रहे हैं। और अब ठीक है, वो कर रहे हैं। आप देखिए कि ये मोदी जी ने जो कहा उसका मतलब क्या है नागरिकों के भाषा में या ग्रामीण भाषा में। वो ये है कि पति पत्नी दोनों विदेशी हो सकते हैं। वो पत्नी को अगर भारत में डिलीवरी करवाना है या करवाए वो, और अगर डॉलर में पाउंड में पेमेंट कर दे नर्सिंग होम का, और भारतीय डॉक्टर हों, भारतीय दाई हों, तो जो बच्चा पैदा होगा वो स्वदेशी होगा। ये उनका कहना है। ये मोदी जी का जो विचार है, ग्रामीण भाषा में जिसको कहे कि आप तो भैया पैसे दो हमको इससे मतलब नहीं कौन ला रहा है, कहाँ से ला रहा है। अब मैं इसको एक जो शब्द है इकोनॉमिक प्रोस्टिट्यूशन, वो नहीं कहना चाहता, पर ये लगभग वही है। काला हो, गोरा हो, काला हो, सफेद हो, मतलब दाऊद भी अगर लगाए पैसा
दाऊद इब्राहिम लगाए तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए। उनका कहना है कि उत्पादन में पसीना देशवासियों का हो, पैसा किसी और का हो सकता है, ये उनका कहना है। वो डॉलर्स में हो, पाउंड में हो, काला हो या फिर सफेद हो। उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ सफेद हो, जी तो वाइट हो ये नहीं कहा। वो कह सकते थे कि पैसा सिर्फ वाइट होना चाहिए, डॉलर्स में हो, पाउंड, मतलब विदेशी विदेशी पैसा भी अगर काला हो तो हमारी मंजूर है, हमको चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज मोदी जी ने कही है, और अपने खुद के गृह राज्य में कही है, गांधी जी के राज्य में कही है, मारुति के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन यूनिट के समय कही है। अब आरएसएस के मोहन भागवत ने क्या कहा वो समझिए। जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा, उसमें लेन देन भी होगा, बस इसमें दबाव नहीं, स्वेच्छा से होना चाहिए। इसलिए स्वदेशी का पालन करना होगा। इसका मतलब है जो घर में बनता है उसे बाहर से नहीं लाना होगा। गर्मी के दिनों में नींबू की शिकंजी बनाकर पी सकते हो, तो कोका कोला और स्प्राइट बाहर के पेय क्यों लाना। ये भगत बाबर ने ही कहा, कल ही कहा। जी मोहन भागवत को अगर समझे तो वो ये कह रहे हैं कि कोका कोला और स्प्राइट अगर देश में भी बन रहा हो तो भी नहीं पीना है। हम्म, वो उसको स्वदेशी नहीं मान रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोका कोला और स्प्राइट अगर देश में बन रहा हो। आपको अगर याद हो तो कोका कोला के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चला था यहाँ, बहुत पुरानी बात है ये। और शायद जॉर्ज फर्नांडिस उस समय उसको देख रहे थे, विवाह को। ये जो मोदी जी ने कहा, इसकी अभी हाँ कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है जनता की तरफ से, क्योंकि जनता को समझ ही नहीं रही है। जी क्योंकि जनता को समझे मोदी जी के कहे को, उसके पहले ही मोदी जी को दूसरी बात भी कह देते हैं। और भागवत साहब को समझे तो वो दूसरी बात कह देते हैं। तो भागवत पुराण हमको समझ में ही नहीं आता है। चल क्या रहा है दुनिया में उसको समझना पड़ेगा। मोदी जी के ने जो कहा, गांधी जी ने जो कहा, या ट्रंप जो कर रहे हैं। ट्रंप ये कर रहे हैं कि अमेरिकी कारपोरेट्स वो जो बाहर उत्पादन कर रहे हैं उनको कह रहे हैं आपको बाहर नहीं करना हम्म, है, आपको देश में करना है। चीन में भी नहीं करना है, भारत में भी नहीं करना है। आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है स्वदेशी होना चाहिए, मतलब घर में होना चाहिए। हम्म, एप्पल ने जब कहा कि हम भारत में कर रहे हैं तो बहुत ट्रंप बहुत नाराज हुए। एप्पल जो कर रहा है वो भारत में असेंबलिंग का ही काम है पूरा का जी पूरा। बना तो रहे नहीं है भारत में, असेंबलिंग का काम है। एप्पल ने फिर प्लेज किया 500 मिलियन या बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में। तो ट्रंप खुश हो गए कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एप्पल अमेरिका में भी कर रहा है। ट्रंप जो है अपने सारे बड़ी कंपनियों को बाहर से ला रहे हैं। वो सब तो कह रहे हैं कि भाई समेटो बिजनेस और अमेरिका को समृद्ध कर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी मोदी जी कर रहे हैं मेक भारत पुअर अगेन। ये है। हालांकि वो ट्रंप से मिलने गए थे तो
उनका भी नारा था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मागा और मीगा मिलके उन्होंने कुछ एक नया शब्द बनाया था, मेगा मेगा बोला था उन्होंने। मेगा। मागा और मेगा मिलकर मेगा हो जाएंगे। अब देश देख रहा है कि कैसे, अपन आगे की बातचीत में हम बताएंगे कैसे मेगा हो रहा है। जी। ट्रम्प की टैरिफ जो है उसको गलत तरीके से समझा जा रहा है, समझेंगे भी, प्रेजेंट भी गलत तरीके। उसका जो बेसिक है ट्रम्प की टैरिफ का, वो ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और बाहर की चीजों को कम से कम आने देना, मतलब उसका कंजम्पशन कम करना, हम्म, मतलब स्वदेशी भावना ट्रम्प दर्शा रहे हैं। और अगर आपको विदेशी चाहिए तो पैसे ज्यादा देना पड़ेगा। आपको कोई चीज भारत की चाहिए या जी। चीन की चाहिए तो आपको इतने परसेंट ड्यूटी देना पड़ेगी। अभी 50% है ड्यूटी पर, इन इफेक्ट वो 55% है, हम्म, 55 से 60%। और 70% जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उस पर लागू होती है, 30% पर नहीं होती। उन्होंने बुद्धिमानी से वो 30% छोड़ दिए जो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी। आगे उस पर भी करेंगे। हम्म, हम क्या कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आप बाहर के लोग हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। इसका क्या मतलब है? जी। नर्सिंग होम खाली है और घर भारत के लोग डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, तो उनने बोर्ड लगा दिया कि विदेशी लोग, विदेशी दंपत्ति यहाँ आए और अपनी प्रसूति करवाएं। ये है। और वो जो बच्चा होगा वो स्वदेशी होगा, इंडियन हो जाएगा। हम्म, हम लोग, आप देखिए, आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, मोदी जी अडानी और अंबानी से नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर से अपना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ लाइए। विदेशों में जो आपका इन्वेस्टमेंट है हम्म, वो सब यहाँ लेके आइए, भारत में लेके आइए। ट्रम्प कह रहे हैं एप्पल से और तमाम से, टू कम ओवर हियर। मोदी जी अदानी और अंबानी से नहीं कह रहे। अंबानी की वर्थ जो है 28 लाख करोड़ है, अदानी की 14 लाख करोड़। जी। अंबानी का हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 15-16, 12 से 15-16% हम्म, हमारी जीडीपी की वैल्यू का। जी। हम, मोदी जी इनसे नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, और वो उनसे कह रहे हैं, जापान से कह रहे हैं कि आप, सुजुकी से कह रहे हैं कि आप ये करिए, और लोगों से कह रहे हैं कि आप करिए। और हम देख रहे हैं नतीजे क्या बुरे हाल है हमारे यहाँ। जो, अगर आप ऑटोमोबाइल की स्टडी करें कारों की, तो ये रेयर अर्थ मैग्नेट के अभाव में जी। कारों में क्या कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। तो इस प्रॉमिस से कारें बेच रहे हैं कि जैसे ही अर्थ मैग्नेट आएगा तो हम रिप्लेस कर देंगे, कुछ चीज काट के डाल रहे हैं उसमें, उसकी जगह। हो ये रहा है राजन जी कि बजाय हम अंबानी से कहें कि आप सहयोग करिए, अंबानी को बुली कर रहे जी। हैं। आप देख रहे हैं हम्म, जो बाजार में, आप शेयर मार्केट तो देखते ही होंगे यार कितना गिर गया। कल तो गणेश चतुर्थी थी, परसों के दिन कितना गिरा, आप बताइए दर्शकों को कि
800 850 पॉइंट गिरा है, जी 849 पॉइंट सेंसेक्स हाँ गिरा है। निफ्टी में भी काफी गिरावट हुई है, जी निफ्टी 55 50 या 500। रफाल का आपको ध्यान है तिवारी जी, जब रफाल का सौदा हुआ था जी तब उसमें अनिल अंबानी की क्या भूमिका थी, आपको पता? जी रफाल के सौदे के समय अनिल अंबानी को डिफेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था जी और एचएएल में उनकी एंट्री हुई थी। और ये बातें वहां के प्रेस में आई थी फ्रांस के कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये प्रेशर बनाया है कि अनिल अंबानी को रखा जाना है उसमें। अब आप देखिए क्या हो रहा है अनिल अंबानी के साथ। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। हमको बाहर का पैसा चाहिए, काला हो सफेद हो, डॉलर हो पाउंड हो, येन हो, केन हो, प्रकारेण हो, हमको चाहिए। जी एक अनुमान के हिसाब से राजेंद्र जी, 3500, 3500 3500 अरबपति, अरबपति कह रहा हूं, जी 2025 में यानी इस साल भारत छोड़ने वाले हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपके दर्शक गूगल कर लें कि द नंबर ऑफ मिलियनर्स लिविंग कंट्री इन 2025, ये आंकड़ा मिल जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, तो मैं सब अपना लिखा पढ़ा आपके साथ बांटता हूँ, मेरा क्या है ओरिजिनल। जी इसका मतलब ये है कि जब वो जाएंगे बाहर, छोड़ेंगे, तो लोटे लेकर नहीं जाएंगे खाली। जैसे राजस्थान का आदमी राजस्थान से निकलता था, हमारे पेरेंट्स आते थे तो क्या बोले, हम तो एक लोटा लेके निकले थे, मतलब कुछ नहीं था। इन लोगों ने अपनी सारी संपत्ति ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी, सारे स्टेक्स ट्रांसफर कर दिए। ये सूटकेस लेके जाने वाले। 3500 अरबपति भारत 2025 में छोड़ने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या 2025 में ही छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, 2024 में 4300 लोगों ने छोड़ा था अरबपति, 4300। 2023 में 5100 अरबपतियों ने भारत छोड़ा था। भारत छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, जी जी पूरे समय के लिए गए, छोड़ के गए। जो संपन्न भारतीय हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं? आप और हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि अपने पास तो टिकट के ही पैसे नहीं है ना। जी बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में। यूएई में, यूएई के बारे में आपको पता होगा राजन जी, जीरो इनकम टैक्स, जी हाँ, गोल्डन वीजा प्रोग्राम, हाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेलिटी, लोकेशन। जी अब तो आपके कुछ चैनल वाले भी आबू धाबी ये अपना ये ठिकाने बना लिए इन लोगों ने यूएई में।
2024 में आपको अंदाज है कितने लोगों ने भारत, ये तो मैंने वेल्दी पुरुष का बताया, जो संपन्न लोग हैं उनका बताया, अरबपति। अब मैं नागरिकों का बताता हूँ। वो जो कह रहा था ना चैनल वाले, तो मैंने कहा तो दुबई उबई इनका डेस्टिनेशन हो गया चैनल वालों। 2024 में 2,06,378, कितने, 2,06,378 भारतीयों ने अपनी नागरिकता सरेंडर कर दी। अब आप ये 2,06,378 को 365 से भाग कर दीजिए और आप निकाल लीजिए कि प्रतिदिन कितने लोग होते हैं। दो 2023 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ी जी। पिछले 6 सालों में 2019 से 25 के बीच में आपको आश्चर्य होगा कि 10 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। हम अपनी बहस में ये सारे मुद्दे लाते ही नहीं जी। कोई डिस्कस ही नहीं करता। नीतीश कुमार और ये कुमार और वो कुमार चलते हैं। 10 लाख गए। ये 10 लाख कौन है तिवारी जी? संपन्न लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना, ट्रेवल कॉस्ट, लिविंग, वहाँ जॉब ढूंढने या नौकरी और धंधा जो यहाँ के करने, टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से निकल के गए। टॉप इंस्टीट्यूट से IIM IIT वाले। जी। 10 लाख लोग 6 साल में गए हैं। मोदी जी ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि इनको नहीं जाने देंगे। आपको कभी पता नहीं चलेगा चीन से कोई इस तरह छोड़ के गया हो, जा सकता हो, या अमेरिका। आप कोई बताएं कि अमेरिका का कोई आदमी यहाँ आके रहता हो, नागरिकता छोड़ के आता हो। 2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000। 2020 में कम इसलिए गए कोविड के कारण, फिर भी गए। यहाँ तो जो आप बात कर रहे हैं सर, नेपाल का आदमी भी इधर आके नागरिकता लेने को कोई आंकड़ा नहीं है कि, या श्रीलंका को कोई आदमी आके यहाँ नागरिकता लिया हो। या 2021 में 1,63,000, 2022 में 2,25,000, 2023 में 2,16,000, 2024 में 2,63,000। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बांग्लादेश से कोई आके नागरिकता ले रहा है, श्रीलंका से ले रहा है, नेपाल से ले रहा है, म्यांमार से ले रहा है। ये तो छोड़िए, आप इनका तो छोड़, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू भी नहीं आ रहे। जिनके लिए कानून भी बना दिया गया। आपको पता है कि जबकि कानून बना दिया, जी। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब आ सकते हैं। छह लोग। आपको पता है तिवारी जी कि पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं? 52 लाख, 2.17%। वो हिंदू आने ही नहीं चाहते हैं। उनको तो आना चाहिए ना मोदी जी के राज में। सब कुछ हरा ही हरा है, और पाकिस्तान इतना जहरीला और जुल्म हो रहे हैं वहाँ। इन जो रहते हैं उनमें बलूचिस्तान में भी काफी लोग रहते हैं। सिख भी रहते हैं अब उधर सब बलूचिस्तान की तरफ। मैंने बताया पाकिस्तान में 52 लाख, 52 लाख।
आप बताएं मुझे, बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं? यहाँ पूरा का पूरा हिंदुओं पर अत्याचार, इस्लामीकरण, और ये 1.5 करोड़ के करीब, 1,31,00,000 पुराना फिगर है। म्यांमार जैसी जगह में जहाँ इतने रिप्रेशन हम बताते हैं, 8,90,000। ये जो है बताता है कि हमारे यहाँ से सब जा ही रहा है बाहर, आ कुछ नहीं रहा। मोदी जी जो कह रहे हैं ना, डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, केन हो, प्रकारेण हो, पैसा चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? आपने इस बारे में गौर नहीं किया। आपने केवल मेरे साथ बातचीत जो शुरू की उसमें केवल ये कहा कि मोदी जी ने ऐसा कहा। जी। आपने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो सर आपसे समझना है। समझना, मैं समझाऊं। जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में ग्रॉस, अभी नेट पर नहीं आया हूं मैं, ग्रॉस, आपको आश्चर्य होगा, जिसको पीनट कहते हैं ट्रंप, केवल $7 अरब हुआ मई 2025 में, केवल $7 अरब। अब आप पूछेंगे अप्रैल में कितना था? अप्रैल में $8.7 अरब था, ग्रॉस कह रहा हूं। जी। मतलब अप्रैल से मई में 18% कम हो गया। आप पूछेंगे कि पिछले साल मई में कितना था? पिछले साल मई से इस मई में 11% कम है। ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी पूंजी निवेश, ग्रॉस, सकल। जी। हम्म। और इसके विपरीत लेवल ऑफ मनी, पैसा जो भारत से विदेश भेजा गया, वो मई 2025 में कई गुना बढ़ गया। मैंने ग्रॉस का बताया आपको, अब मैं नेट का बता रहा हूँ। आप समझते ही हैं नेट और ग्रॉस का फर्क तो। जी। जी। मैंने ग्रॉस आपको बताया था 7.2 बिलियन, पर नेट जो है वो सिर्फ 35 मिलियन है। मतलब जी। $7 अरब से घट के वो $35 मिलियन पे आ गया, मतलब $1 अरब भी नहीं है। हम्म। 98% जो है लोअर देन 2.2 बिलियन इन मई 2024। मई 2024 में जो नेट एफडीआई इनफ्लो था वो $2.2 अरब का था, जो कि घट के $3.5 करोड़ पे आ गया। जी। 99% लोअर देन 3.9 बिलियन या अरब डॉलर इन अप्रैल 2025। जी। अब हम अपनी बात को समेटते हैं। लाखों लोग अमेरिका की टैरिफ के कारण बेकार हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, टेक्सटाइल में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में। अगर आप पता करें, तमिलनाडु के तिरुपुर में, यहाँ सूरत में,
आज यहाँ रांची के अखबारों में भी खबर है कि यहाँ जो फैक्ट्रीज थी, जो चीजें, एक तो रेडीमेड गारमेंट्स के कुछ फैक्ट्रीज थी और भी कुछ, वो सारी फैक्ट्री बंद हो रही हैं। इंदौर की खबर है मध्य प्रदेश की, जो ऑर्डर्स थे मशीनों की सप्लाई के बाहर के, जी। सब बैठ गए। ठप पड़ा है पूरा, और लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट हो गया। सरकार जो मदद करने पर आई है बाहर, $5 बिलियन डाल रहा है आरबीआई, वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को रिलीफ के लिए डाल रहा जी। है। इंटरेस्ट रेट कम या जो भी चीजें, सब्सिडी और तमाम चीजें, जिनके जॉब जा रहे हैं या जाएंगे अब बड़ी संख्या में, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। हम लोग, ये जो आपने बात शुरू की थी मोदी जी के उद्बोधन से, जी। मोदी जी के उद्बोधन में एक भयानक किस्म का डर छुपा हुआ है, और वो डर, वो बोल नहीं सकते कि मैं डरा हूं। और जिस पोजीशन पे मोदी जी पहुंच गए हैं अब अमेरिका के खिलाफ, उससे वो पीछे नहीं हट सकते। अगर हटेंगे तो भी नुकसान है, और बढ़ेंगे तो भी नुकसान है। जैसे कहते हैं ना कि ना बाहर निकालते बने ना निगलते बने, हाँ, इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआ उधर खाई। जी। देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि 11 साल बाद देश जो है वो ऑलरेडी कुएं में था, अब खाई में डाला जा रहा है। अब चॉइस नहीं है कि कुआ या खाई। अब तो ये है कि लोगों को पता चला, अरे यार अभी तक तो हम कुएं में थे और अब खाई में डाल रहे हैं। तो ये जो मोदी जी ने जो कहा, मारुति की जो कारें बन रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो बन रही है, अब पता नहीं इसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट तो लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो अदरवाइज कहाँ से लाएंगे? तो चीन जो जा रहे हैं, ये अभी 31 तारीख को, उसका अगर आप एजेंडा देखें बातचीत का, उसका जी। मुख्य उद्देश्य ये है, रेयर अर्थ मैग्नेट जो डिस्क्लोज किया गया है कि रेयर अर्थ मैग्नेट हमको मिल जाए तुरंत, नहीं तो हमारी पूरी कार इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। पड़ गई है, ऑलरेडी पड़ गई। पड़ गई। राजीव बजाज तो बहुत पहले अलार्म रेज कर चुके हैं सर। तो इसलिए कार इंडस्ट्री का ठप पड़ना, और टेक्सटाइल का ठप पड़ना, जेम्स ज्वेलरी का ठप पड़ना, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का बंद होना, कम होगा। ये आपका सारा रूरल क्रेडिट पर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो कह रहे हैं ना जीएसटी में कमी दिवाली के टाइम में करेंगे, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो भैया? आपको करना थी तो लाल किले से कर देते कि हम ये जो 2-3 स्लैब थे उनको एक स्लैब में या 2 स्लैब में डाल 8% पे ला रहे हैं, जो भी है 5%, 8%। नहीं कर सकते। जीएसटी की जो आय है सरकार की, वो गजब की है। सीबीआईटी ने, जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसने कल एक एडवाइजरी जारी की है सारे लोगों को कि इस पर आप जो कहा जा रहा है इस पे स्पेकुलेशन ना करें, क्योंकि ये फैसला तो जीएसटी काउंसिल करेगी। तो इसके भी कुछ अर्थ निकाले जा रहे हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। आपको पता है जीएसटी काउंसिल कौन हेड करता है?
बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर की रेस में है। जी। वो इसके प्रमुख है। किसी समय सुशील मोदी हुआ करता। जी। देश, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कभी दावा नहीं कर सकता कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। मेरा पूरा कथन जो होता है वो जो पढ़ा है मैंने या समझा हूँ उसके आधार पर होता है। हम लोग गहरे आर्थिक संकट में हैं और गहरे में की तरफ बढ़ रहे हैं, और मोदी जी जो हैं उनको अब समझ नहीं आ रही क्या करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा का जो किया है, जी। ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट ये है कि अगर ये जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं चलमेश्वर साहब, जी। बहुत ही ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। उनके साथ जो एक हैं हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वो हैं, एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे वो हैं, एक IRS हैं जो जी। उसमें हैं कस्टम्स के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं निकले। 39,000 वन्य प्राणी हैं। अगर कुछ और ऐसा भी नहीं हो सकता कि चेलमेश्वर साहब के होते हुए उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया जाए या उस रिपोर्ट का कोई पॉलिटिकल यूज कर लिया जाए आर्म ट्विस्टिंग के लिए। वो भी नहीं हो सकता। चेलमेश्वर साहब जो देंगे, अगर क्लीन चिट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं उसको भी रूल आउट नहीं करता। जी। पर अगर ग्रॉस मिसयूज ऑफ कई उसमें फैक्टर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, और जो एनिमल्स की खरीद फरोख्त, एक तो उसका तरीका क्या रहा है, पैसा क्वेश्चनेबल कितना आया। क्वेश्चनेबल जी। रेपुटेशन वाले 30-32 देशों से इतने पशु पक्षियों को लाया गया, वो है। जी। और वन्य प्राणी नियम के और एनवायरमेंटल क्लॉजेस का क्या उल्लंघन है, कारपोरेट इन्वॉल्वमेंट कितना उसके इंटरेस्ट है। कारपोरेट इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है राजेंद्र जी कि कितना जो ब्लैक मनी था उसको इधर जी। डाला गया है, अनअकाउंटेड वेल्थ को, मनी हम्म। को इसमें डाइवर्ट किया गया प्रोजेक्ट। तो आप सोचिए कि अगर वो रिपोर्ट 12 सितंबर को आई और 15 सितंबर को उजागर हो गई, तो बम्बई का शेयर मार्केट कहाँ जाएगा और रिलायंस का शेयर कहाँ बैठेगा और आपकी पूरी इकोनॉमी कहाँ बैठने वाली है। और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वनतारा को। हाँ, वो तो सर पीएमओ की वेबसाइट पर अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं। तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहता, मैं ये कह जी। रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस, उस पर अगर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो आपका पूरा जो शेयर मार्केट है, पूरी इकोनॉमी है, उसका क्या होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। तो जी। और दूसरा मैंने आपको बताया आपके दर्शकों के लिए कि विदेशों का धन हमारे यहाँ आना बंद हो गया है, कम हो गया है, खत्म हो गया है। इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। मोदी जी कह रहे हैं ना, कोई आए, काला आए, पीला आए, आ ही नहीं रहा है।
न काला आ रहा, न सफेद आ रहा, न पीला आ रहा, न नीला आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई आने ही नहीं चाहता। और अब मोदी, ये जो ट्रम्प साहब हैं, अमेरिकी कंपनियों को आने नहीं देंगे। यूरोपियन बाजार ने हाथ खींच लिए हैं आपसे। अगर ट्रम्प का सलाहकार पीटर नोवेरो ये कहता है कि यूक्रेन युद्ध का कारण भारत है या मोदी है, तो आप समझिए कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। तो ये जो आपका टॉपिक था, ये अब मुझे नहीं पता आपके दर्शकों को ये कितना इंटरेस्ट का है, नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स कम है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा है, पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है सर, जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। तो इसलिए ये जो मोदी का कल उद्बोधन था, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप था। और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन है कि इनके तिवारी जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकी मदद करें अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से, ईमानदारी से कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जैसा गर्ग साहब ने भी कहा है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।